सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा के बारे में एक ये मिथ है कि ये सर्जरी जो है वो 100% जानलेवा सर्जरी है। ऐसा नहीं है। ये सर्जरी काफ़ी हद तक आज की डेट पे सक्सेसफुल हो गई हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज अपनी वीडियो सीरीज़ में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि स्पाइन ट्रॉमा के बारे में है। देखिए, बेसिकली स्पाइन ट्रॉमा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम अपनी स्पाइन को या स्पाइनल कॉलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से किस हिस्से में चोट लगी है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको हम डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को उसके बारे में बेहतर समझ आएगी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से जागरूक होंगे। जिसमें एक हिस्सा जो है वो CV जंक्शन यानी दिमाग, सिर की हड्डी और सर्वाइकल यानी गर्दन की हड्डी का जो जंक्शन होता है, जुड़ाव होता है, वो हिस्सा। दूसरा सर्वाइकल स्पाइनल कॉलम यानी गर्दन की हड्डी। दूसरा आपका डॉर्सल स्पाइनल कॉलम यानी पीठ की हड्डी। और तीसरा लंबो सेक्रल यानी कमर और कूल्हे की हड्डी का हिस्सा। तो ये 3 बेसिकली मोटे मोटे पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस हिस्से में किस प्रकार के स्पाइनल चोट लगती है, किस हिस्से में किस प्रकार की ट्रॉमा होता है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है। तो आज हम सबसे पहली सीरीज़ में बात करेंगे CV जंक्शन और सर्वाइकल स्पाइनल कॉलम ट्रॉमा के बारे में। तो देखिए, CV जंक्शन और सर्वाइकल कॉलम का ट्रॉमा जो होता है, ये सबसे ज़्यादा 2 तरह की चोट में देखा गया है। एक तो फॉल फ्रॉम हाइट यानी किसी ऊंचाई से जब कोई मरीज़ नीचे गिरता है, जिसमें कि छत से, और ज़्यादातर मरीज़ों में देखा गया है कि पेड़ पे चढ़ते हैं और पेड़ की डाल टूट जाती है या किसी वजह से वो पेड़ से गिर जाते हैं, जिसमें वो सर के बल गिरते हैं या गर्दन के बल गिरते हैं और गर्दन में हाइपर एक्सटेंशन यानी अत्यधिक गर्दन जो है वो पीछे की तरफ को एक्सटेंड कर जाती है, या फिर गर्दन जो है हाइपर फ्लेक्शन यानी आगे की तरफ को अत्यधिक उस पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से स्पाइनल ट्रॉमा होता है। तो बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा के 2 मैकेनिज़म्स होते हैं। एक तो हाइपर फ्लेक्शन या हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, साथ में लैटरल फ्लेक्शन यानी एक तरफ को गर्दन झुकने की वजह से भी चोट लग सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि मरीज़ जो है वो या तो पेड़ से गिरने के बाद, या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी और वजह से जिस पे गर्दन में या सिर पे अत्यधिक जोर पड़ रहा है, तो उसका सर जो है वो सतह से या किसी और चीज़ से किस एंगल पे या किस स्पीड से टकराया है, जिसकी वजह से उसके गर्दन के किस हिस्से पे कितना ज़ोर पड़ रहा है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसको अंदर किस प्रकार की चोट लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो चोट लगती है वो ऊपरी होती है, सतही चोट होती है, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव या मांसपेशियों में अंदर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द या सूजन आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन चोटें यही होती हैं, जिसके लिए हम जनरली पेन किलर्स दे सकते हैं, ऑइंटमेंट्स दे सकते हैं या पेन के जेल्स दे सकते हैं, लोकल पेन किलर के इंजेक्शंस दे सकते हैं, और कई बार हमको पेशेंट को रेस्ट के लिए उसको कॉलर एडवाइस करना पड़ता है। दूसरी तरह की चोट होती है जो अंदरूनी होती है, जिसमें स्पाइनल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रा जिसे कहते हैं हम लोग, उस वर्टिब्रा में चोट आती है, जिसमें 2 तरह की चोट सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। यानी कि वर्टिब्रा बॉडी वो फ्रैक्चर हो सकती है, और साथ में फ्रैक्चर के साथ कई बार ट्रांसलेशन भी होता है, डिसलोकेशन भी होता है, यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी से खिसक के अलग हो जाती है। तो ये 2 तरह की चोट्स होती हैं, जिसमें साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में दबाव हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांजैक्शन, कंट्यूजन यानी उसके अंदर चोट भी हो सकती है। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो पहली चीज़, सिम्टम्स में तो सबसे पहले गर्दन में दर्द होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ नेक मूवमेंट्स होता है, यानी मरीज़ को इस तरीके से या इस तरीके से सर करने में दिक्कत आती है, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो नहीं कर पाता है ये वाले मूवमेंट्स। दूसरा, इन मूवमेंट्स को यदि वो कर पाता है तो उसमें एक्सेसिव पेन होता है उसको। साथ में मरीज़ को यदि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से उसको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, जिसमें ज़्यादातर देखा गया है कि पैरों में जो है लकवा वो पहले आता है और हाथों में बाद में आता है।
और इसमें भी अगर उसकी चोट का इंजरी का लेवल क्या है, जो हाथ की जो नसें होती हैं वो जनरली C3, C4, C5, C6, C7 से निकल जाती हैं और सांस लेने की नसें जो होती हैं वो मुख्यतः C4, C5 और C6 लेवल पर होती हैं। तो यदि हमारे मरीज़ को जो चोट है वो इन लेवल्स पर है तो मरीज़ को सांस लेने में परेशानी होगी। सांस वो फेफड़ों से ना लेने की बजाय एक्सेसरी मसल्स का इस्तेमाल करेगा, जिसमें डायफ्राम या छाती की मसल्स या पेट की मसल्स हैं। तो जब वो सांस लेगा तो पेट का मूवमेंट ज़्यादा होगा, छाती का मूवमेंट ना के बराबर होगा, जिससे उसके ऑक्सीजन लेवल्स गिर सकते हैं और कई बार एक्सट्रीम कंडीशंस में मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पेशाब और लैट्रिन का कंट्रोल जो होता है वो जा सकता है। हाथ पैरों में सुन्नता आ जाती है, यानी पैरालिसिस के साथ साथ सेंसरी सेंसेशंस भी जो होती हैं वो भी मरीज़ नहीं ले पाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग CT स्कैन और MRI करके इवैल्यूएट करते हैं कि उसकी चोट किस प्रकार की है और उसमें क्या ट्रीटमेंट चाहिए होता है। कुछ चोट जिनमें सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में यानी रीढ़ की हड्डी की नस में दबाव या चोट पहुंच रही है, कोई ऐसा हड्डी का फ्रैगमेंट टूट करके स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है या हड्डी एक दूसरे के ऊपर खिसक के चढ़ गई है जिसकी वजह से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, ऐसे कुछ केसेस में मरीज़ को हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और इन केसेस में हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। सर्जरी लेने से पहले मरीज़ को हम ट्रैक्शन जो है खिंचाव लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो खिसकी हुई हड्डी जो है वो अपनी जगह पर वापस बिठाई जा सके। तो कुछ केसेस में यदि वो अपनी जगह पर वापस आ जाती है और दबाव ख़त्म हो जाता है तो हम सर्जरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। यदि वो मरीज़ का फ्रैक्चर सेगमेंट जो है वो डिस्प्लेस्ड है और ट्रैक्शन के बाद भी वो वापस से अलाइन नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ता है। सर्जरी जो है इसकी देखा गया है कि पेशेंट्स और उसके रिलेटिव्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती है और इसमें जान का खतरा देखा गया है। तो बताते हैं कि हमारे घर में या गांव में किसी ने इस तरह का ऑपरेशन करवाया था और वो मरीज़ बच नहीं पाया। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। यदि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन है जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसी स्थिति में जब हम ऑपरेट करते हैं पेशेंट को तो स्वतः स्वाभाविक है कि उसको ऑपरेशन के बाद भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है तो वो वेंटिलेटर की सपोर्ट की ज़रूरत भी जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर मरीज़ को ऑपरेशन से पहले पूरी तरीके से लकवा आता है तो उसमें सुधार में समय लगता है, वो धीरे धीरे से होता है। यदि मरीज़ की सांस में दिक्कत ऑपरेशन से पहले नहीं है, उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है और लकवा भी कंप्लीट नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और मरीज़ को ऑपरेशन के बाद भी वेंटिलेटर की ज़रूरत मूलतः नहीं पड़ती है। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि फ्रैक्चर को जब हम ऑपरेट करके ठीक करते हैं तो उसमें हमें कुछ सपोर्ट लगाना पड़ता है। जैसे किसी और भी चीज़ में अगर यदि कोई दीवार में कोई ईंट निकली हुई है, अगर उस जगह पर दीवार वीक है तो उसको सपोर्ट देने के लिए हमें कोई बीम वगैरह यूज़ करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन में। वैसे ही वर्टिब्रल बॉडीज़ के फ्रैक्चर में यानी स्पाइन के फ्रैक्चर में यदि कोई हड्डी कमज़ोर हो गई है तो बॉडी का लोड लेने का, जिस सर्वाइकल में जिसमें सिर आता है, सिर का लोड लेने के लिए हमें उसमें सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें प्लेट, स्क्रूज इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार देखा गया है कि हम सिर्फ एंटीरियर यानी आगे से सर्जरी करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार सिर्फ पीछे से यानी पोस्टीरियर से फिक्सेशन किया जाता है और कई बार 360 डिग्री फिक्सेशन यानी आगे से और पीछे से दोनों तरफ से फिक्स किया जाता है। यह डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी इंजरी है, कितनी सीवियरिटी है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो यदि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों कॉलम अनस्टेबल हैं तो फिर हमें 360 डिग्री अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटे मोटे तौर पे सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा का ये ट्रीटमेंट है। सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा के बारे में एक ये मिथ है कि ये सर्जरी जो है वो 100% जानलेवा सर्जरी है। ऐसा नहीं है। ये सर्जरी काफ़ी हद तक आज की डेट पे सक्सेसफुल हो गई हैं और अब तो सर्वाइकल स्पाइन में
एंडोस्कोपिक टेक्निक से भी हम लोग सर्जरी कर पा रहे हैं, जिसमें दूरबीन विधि के द्वारा जो नस में दबाव होता है उसको हम लोग ठीक करते हैं और MIS टेक्निक के द्वारा सर्वाइकल स्पाइन को फिक्स किया जाता है, जिसमें स्क्रूज और प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट्स और आर्टिफिशियल डिस्क भी अब आ गई हैं, जिनको हम लोग यूज़ करके उस सर्जरी को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को ज़्यादा आराम आता है और रिजल्ट्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल सर्जरी के बजाय काफ़ी बेहतर देखे गए हैं। तो यदि अगर आपके परिवार में या आपके जानकारी में किसी संबंधी को सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा हो गया है, तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है कि समय की बर्बादी। जितना ज़्यादा नर्व पे या जितना ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड में जितना समय तक दबाव रहता है, उतना ही उसका नर्व्स का डिजेनरेशन होता है, यानी उतनी नसें उसकी डैमेज होती हैं। तो जितना अर्ली हम लोग इंटरवीन करेंगे, जितना अर्ली हम लोग सर्जरी करवाएंगे, उतना ही मरीज़ को बाद में उसका जो पोस्ट ऑप पीरियड में जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत फास्ट भी होगा और वो बहुत जल्दी भी होगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सर्जरी की ज़रूरत है तो हमें जल्द सर्जरी करानी है। दूसरी चीज़, हमें एक ऐसी जगह करानी है जहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्कोप की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी में माइक्रोस्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन करते हैं तो हम मरीज़ के स्पाइनल कॉर्ड को बेहतर तरीके से डिकम्प्रेस कर पाते हैं और उस फिक्सेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। तो देर ना करें सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा में, होप ना छोड़ें और ध्यान दें कि एक ऐसी जगह पर आपको जाना है, एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना है जो आपको सही एडवाइस दें और सही ट्रीटमेंट फॉलो करें।